हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके स्कूल में, जहां आपके घर पर सुविधाजनक तरीके से विद्यालयी पाठ्यक्रम खुद चल कर आया है। मैं लोकेश शर्मा स्कूल घर में यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं और आपको नागरिक शास्त्र का अनवरत अध्ययन करा रहा हूं। कक्षा 11 की एनसीईआरटी की पुस्तक, जिसको हम नाम दिया है संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कक्षा 11 एनसीईआरटी में देश भर में पढ़ाया जाता है। मैं फ़िलहाल प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान की थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ। हमने पिछले 5 या 6 वीडियोज़ में चैप्टर 1 अर्थात अध्याय 1 को बहुत अच्छे से समझा, जहाँ हमने देखा कि संविधान कैसे वर्क करता है, संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान बनाया क्यों गया था, संविधान कैसे बना था। अब जब हम संविधान के बारे में एक मोटा खाका जान चुके हैं, तब अब हमने उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए चैप्टर 2 की शुरुआत की है। और चैप्टर 2 की शुरुआत से पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है कि चैप्टर 2 में प्रवेश करने का गेट, दरवाज़ा, द्वार वही है। यदि आप उस दरवाजे के तहत आते हैं, अर्थात उस वीडियो को देखकर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो यकीनन आपको बेहतर लगेगा, आप अध्याय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक छोटी सी रिवीजन के तौर पर यह कुछ मैंने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको चीज़ें समझाई थी। राज्य और व्यक्ति का संबंध, राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत या फिर बोलते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जिसके विचारक थे हॉब्स, लॉक, रूसो। और उसके बाद जब राज्य की उत्पत्ति हो जाती है तो राज्य व्यक्तियों से उसकी कुछ स्वतंत्रताएं या कुछ अधिकार वापस ले लेता है और बदले में राज्य उनको सुरक्षा देता है। लेकिन वह सभी अधिकार नहीं ले सकता, सभी स्वतंत्रताएं नहीं ले सकता, कारण कि बिना स्वतंत्रता के या बिना अधिकारों के व्यक्ति एक समाज या एक देश में रह ही नहीं सकता। उसके जीवन के गरिमापूर्ण तरीके से जीने के लिए उसके पास कुछ मौलिक अधिकार, कुछ फाउंडेशनल राइट्स होने चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन को और समृद्ध और गरिमापूर्ण बना सके। तो इसी क्रम में हमने देखा कि हमारा संविधान, जो कि एक पुस्तक का रूप है, उसमें कुछ अध्याय होते हैं और वे अध्याय कुछ अनुच्छेदों में टूटे हुए होते हैं। संविधान में भागों की संख्या है टोटल 22 और उन 22 भागों में जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी संख्या है 395। यह प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, अर्थात कितने चैप्टर्स हैं या फिर कितने ही आर्टिकल्स हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और होती है, जैसे बोलते हैं अनुसूची। इसके बारे में हम कुछ दिनों बाद जिक्र करेंगे। जब हम किसी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे तब हम अनुसूचियों की डिटेल बताएंगे कि यह क्या होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए भाग कितने होते हैं 22, अनुच्छेद कितने होते हैं 395 और अनुसूचियाँ कितनी हैं 12। ठीक। और इसका ही सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह है भाग 3। जैसे हमने बोला है भारत में मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार, यह इतने मौलिक होते हैं कि इसके बिना व्यक्ति जी ही नहीं सकता। और जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो ऐसे में देश का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा, राज्य का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। ऐसे में राज्य के अस्तित्व को बने रहने के लिए ज़रूरी है कि उसके व्यक्तियों का जीवन गरिमापूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चले और वे सुरक्षित भी रहें और वे अधिकार भी उनके पास मौजूद हों। और इसके लिए वे अधिकारों जो व्यक्ति के लिए बुनियादी होते हैं, उनकी व्यवस्था लिखित रूप में संविधान में की जाती है। और यह लिखित व्यवस्था न सिर्फ भारत के संविधान में है
बल्कि विश्व के प्रत्येक संविधान में, लगभग प्रत्येक संविधान में है, जहाँ पर नागरिकों को उसके मौलिक अधिकार गारंटी के रूप में प्राप्त होते हैं। शुरुआत हुई थी यूएसए अमेरिका से, जहां अमेरिका ने पहली बार अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा, अर्थात मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, और यहीं से हमने भारत में अपने संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने पाठ पर, जो हम एनसीईआरटी पुस्तक से पढ़ेंगे और उसकी एक एक लाइन को समझेंगे। मैं आपको इस फ्लो में भी इस टाइप से पढ़ा सकता हूँ, पूरे टॉपिक्स को आराम से पढ़ा सकता हूँ, और टेबल से, चार्ट से, और लोग जो जिस तरीके से आपके पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप इसकी बजाय किताब को पढ़ना शुरू करें। अगर आप किताब पढ़ना सीख गए, कैसे पैराग्राफ होते हैं, किस तरीके से उन पैराग्राफ्स की सार को समझा जाता है, यह तभी हो सकता है जब आपको किताब से ही पढ़ाया जाए, क्योंकि अंततः आपको किताब पढ़नी है, आज नहीं तो कल किताब तो पढ़नी है। तो ऐसे में हम लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बनी बनाई खिचड़ी मिल जाए, हमको थाली में परसी हुई खिचड़ी मिल जाए कि हम लाएं और खा लें, हमें नोट्स मिल जाएं, हमें कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, हमें कोई ऐसा गुरु मंत्र मिल जाए कि जिससे नंबर आ जाए। नहीं भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिए। दूसरी बात, शिक्षा के लिए आपके किए गए ऊर्जा या दिए गए समय, दोनों को कभी भी आपको हानि की स्थिति में नहीं पहुंचाएगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी एक बात से बोलते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ही एक समाज को सभ्य बनाता है, शिक्षा ही एक सिटीजन को सिविक सेंस देता है, शिक्षा ही आपकी आजीविका का साधन बन सकता है, और शिक्षा ही आपके संस्कारों में, आपके आचरण में प्रदर्शित होती है। तो शिक्षा लीजिए, तसल्ली से लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझिए, जिस शब्द को समझ में नहीं आता उसको अंडरलाइन कीजिए। ऑफलाइन माध्यम से अपने शिक्षकों से विद्यालय में पूछिए, नहीं आपको जवाब मिल रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो अब चलते हैं। आप यह रही आपकी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। यह रहा आपके चैनल का लोगो, एसजीएम स्कूल घर में, और यह है आपका अध्याय 2, जो न सिर्फ इस पुस्तक का बल्कि पूरी की पूरी संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इस भाग का नाम क्या है? भाग 3। तो मैंने अभी भी क्या बताया था, कितने भाग होते हैं टोटल? भाग 22। ठीक, दोबारा लिखता हूँ, भाग 22। और अनुच्छेद कितने होते हैं? 300। ये कुछ फैक्ट्स हैं, हमेशा याद रखिए। 395। अनुसूचियाँ कितनी होती हैं? 12। ठीक, तो शुरू करते हैं आपके चैप्टर। नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, और इन्हीं अधिकारों में हम कुछ अनेक प्रकार के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। पहले अधिकार होते हैं या फिर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। फिर क्या होते हैं? संवैधानिक अधिकार। फिर क्या होते हैं आपके? विधिक अधिकार। और प्रकृति के द्वारा, आपके मनुष्य रूप में जन्म लेने के द्वारा के कारण यदि आपको अधिकार मिलते हैं प्रकृति, तो इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्रकृति ने जो आपको अधिकार दिए हैं वो हर प्रजाति को दिए हैं। जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपनी रक्षा करने की अधिकार है। अब आपको मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार मिले हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग?
मानव अधिकार, कि मानव होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, और ये अधिकार नागरिक अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ एक देश के व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, बल्कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं जो मानव है। नागरिकों को कुछ अतिरिक्त अधिकार मिल जाते हैं। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं इन अधिकारों के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे और अच्छे से। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं अधिकारों पर। सबसे पहला आता है आपका प्राकृतिक अधिकार, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में नेचुरल राइट्स। ये क्या होते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं कि प्रकृति के द्वारा, जब प्रकृति ने आपको जन्म दिया, तब प्रकृति के द्वारा जब आप मानव बन गए, अर्थात मानवीय रूप में आपका जन्म हुआ, तब प्रकृति आपको कुछ अधिकार देता है। और ये अधिकार कोई राज्य नहीं देता है, इसके लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं है, किसी समाज के द्वारा नहीं मिलते हैं ये बस जैसे ही जन्म आप लेते हैं तुरंत आपके पास अधिकार आ जाते हैं। पहला क्या है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार, अब आप मानव हो, मच्छर हो, मक्खी हो, लेकिन आपके जीवन का अधिकार है। हिरण को भी जीवन का अधिकार है। मैं अपना जीवन बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाता है अगर शेर पीछे पड़ गया है। व्यक्ति को अपने जीवन को बचाए रखने के लिए कुछ भी करना पड़े स्वयं की रक्षा के लिए, तो वह उसका अधिकार है। यदि कोई खरगोश बिल में गड्ढा खोद के रह रहा है तो ऐसे में करेगा। साथ ही साथ अगर शेर को जीवित रहना है तो हिरण को खाएगा। तो ऐसे में जीवन बचाने के लिए प्रकृति आपको अधिकार देती है कि आपको अपनी जीवन बचाना है, इसका अधिकार आपको है। इसमें दूसरा अधिकार आपको जुड़ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। मनुष्य ने किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रकृति ने किसी भी मनुष्य को ऐसा पैदा नहीं किया है कि वह जंजीरों से जकड़ा हुआ हो। स्वतंत्रता का अधिकार, वह स्वतंत्र पैदा किया है। देखिए घोड़ा, जानवर, क्या पैर बंधे हुए होते हैं किसी के, या बंदर के पैर बंधे हुए होते हैं, मनुष्य के पैर बंधे हुए होते हैं, हाथ बंधे हुए होते हैं, कोई जाल होता है, नहीं होता ना। आप स्वतंत्र हैं, और ये स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाता है कि आप अपने लिए निर्णय ले सकते हैं, निर्णय आप ले लें, वही स्वतंत्रता है। यदि हम आपसे कहें, आपका कोई दोस्त हो और आपसे कहे कि चल भाई क्रिकेट खेलते हैं चल के, और आप कहेंगे नहीं वो ऐसा है, मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ या पापा से पूछ के आता हूँ, तो क्या आप अपने निर्णय खुद ले रहे हैं? नहीं, आपके निर्णय कौन ले रहा है, पिता या माता? तो ऐसे में क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं है। या आपने देख किसी और प्रजाति में ये चीज़ें होती हैं? नहीं होती हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका प्राकृतिक अधिकार है। साथ ही साथ एक और अधिकार जोड़ा गया है इसमें, वह था संपत्ति का अधिकार। आप कितनी प्रॉपर्टी रखेंगे, संपत्ति का अधिकार, कि आप अपने श्रम से जो भी वस्तु अर्जित करें। भाई आपने गड्ढा किया अपने रहने के लिए, आपने गुफा बनाई अपने रहने के लिए, आपने पेड़ों की छाल से खाल से तैयार करके एक गुफा तैयार की, आप इसमें रहेंगे बारिश के दौरान, तो यह आपकी गुफा हो गई है। या आपने कोई पेड़ लगाया, अब उसका फल आप खाएंगे, तो ये आपकी संपत्ति हो गई है। तो संपत्ति का अधिकार भी इसका होता है। और यह जो संपत्ति का अधिकार है, ये तो कई प्रजातियों में देखने को मिलता है कि जैसे एक गिलहरी कुछ खा रही होती है और अपना दावा ठोक देती है कि ये क्षेत्र मेरा है, इतने में दूसरी गिलहरी आ जाती है और वही गेहूँ खाने लगती है। वह उसको दौड़ा के आती है दूर तक कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है, यह मैंने कमाया है। ठीक। या फिर कई ऐसे और उदाहरणों में देखा जाता है, बंदर को कोई केला मिल जाता है तो वह उसका होता है। कुत्ता अपनी रोटी छीन लेता है क्योंकि वह उसकी हो गई है, वो किसी और को शेयर नहीं करता है। तो शेयर वगैरह साझा करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यह तो सभ्य समाज की विशेषता है कि हम संस्कारों के द्वारा सीखते हैं। ठीक। और ये जो सीखते हैं, ये जो अधिकार होते हैं, यह कहलाते हैं आपके नैतिक अधिकार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोरल राइट्स। ठीक। दूसरा मोरल राइट्स, ये क्या होते हैं? मोरल राइट्स होता है, सामान्यतः आप लोग इसको समझ लीजिए कि जो आपको छोटे क्लासेस में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है,
सेवा करना, परोपकार करना, माता पिता के पैर छूना, बड़ों का सम्मान करना, यह सब कुछ किस में आ जाता है? नैतिकता में। और यही आपके अधिकार होते हैं। लेकिन जब आप बड़े होंगे तो नैतिक अधिकारों की परिभाषा थोड़ी बदल जाती है। इसमें एक चीज़ शामिल हो जाती है, कॉपीराइट, कि आपने जो भी तैयार किया है, आपने कोई किताब लिखी है, आपने कोई अपनी बौद्धिकता के आधार पर कोई क्रिएटिविटी की है, कोई अनैतिक कार्य करते हुए उसका श्रेय ना ले ले, श्रेय आपको ही मिलना चाहिए। तो ऐसे अधिकार जैसे कॉपीराइट हो गया, बौद्धिक संपदा हो गई, तो ये जो सारे अधिकार हैं, तो ये किस में आते हैं? मोरल राइट्स में। अब बात करते हैं मानव अधिकार। वे अधिकार जो आपको मानव होने के नाते प्राप्त हो। मनुष्य का जन्म आपने ले लिया, देखिए जीवन का अधिकार तो अन्य प्रजातियों का भी है, स्वतंत्रता का तो अन्य का भी, प्रकृति ने सबको दिया है। संपत्ति का अधिकार सभी इन सबको है, लेकिन मानव अधिकार सिर्फ मानव को है। उसमें क्या क्या आता है? तो ऐसे में इसमें हम देखते हैं कि मानव होने के नाते इंसान को या मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, जैसे स्वतंत्रता। साथ ही साथ होती है एक नई चीज़ इसमें ऐड होती है, समानता। स्वतंत्रता तो आप जानेंगे हर प्रजाति को भी होती है, तो मनुष्य को भी समानता, कि किसी भी मनुष्य के साथ कास्ट, सेक्स या राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, इनके आधार पर भेदभाव ना हो, सभी मनुष्य एक जैसे समझे जाएं, चाहे वो काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, इस देश का हो, किसी और देश का हो, या फिर उसकी धर्म कुछ भी होता हो, उसकी भाषा कुछ भी होती है, उसके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता का भी हो, क्योंकि वह मानव है। यदि कोई किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको उसका रंग काला है, अश्वेत है, या फिर किसी की तनख्वाह इसलिए कम है क्योंकि वो महिला है, या किसी का सम्मान समाज में नहीं हो रहा है क्योंकि वो खास जाति से आता है, या किसी का अवैध सम्मान किसी को मिल रहा है क्योंकि खास जाति से आता है। तो यह जो स्वतंत्रता, समानता और जो सम्मान है, इनको आपको प्राप्त करने का अधिकार है, क्या होने के नाते? मानव होने के नाते। और इसी मानवाधिकार के लिए यूएन ने 1948 में एक संस्था बनाई और मानव अधिकार की एक परिभाषा बनाई, एक घोषणा पत्र बनाया, और पूरी दुनिया में मानवाधिकार सुरक्षित रहें उसके लिए एक संस्था बनाई, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यह बनी। और यह बनने के बाद हर देश ने अपनी अपनी संस्था बनाई, जिसे हम बोल देते हैं मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब चूँकि ये भारत की होगी या किसी नेशन की होगी, तो ये NHRC हो जाएगी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और भारत में इसकी संस्था का गठन कब हुआ? 1993 में, और डेट थी 12 अक्टूबर। ये याद रखिए। और इस संस्था की शुरुआत या इसका गठन कब हुआ था? एक अधिनियम आया था, ठीक, उस अधिनियम का नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव के अधिकारों का, मानवाधिकार संरक्षण बोलते हैं बचाना, उसके अधिकारों को बचाने के लिए एक अधिनियम बना था, अधिनियम 1993 में, और इस अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना होती है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, मानवाधिकार। अब बात करते हैं विधिक अधिकारों की। ऐसे अधिकार जो किसी राज्य के द्वारा कानूनी बाध्यता के साथ या कानून बनाकर, मैं ही लिख दे रहा हूँ, कानून बनाकर, विधि कानून बनाकर व्यक्ति को दिए जाएं। भारत में कौन सा कानून बना है ऐसा? एक है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जन सूचना का अधिकार। यह क्या होता है? यह ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कृत्य की सूचना या किसी सार्वजनिक पद द्वारा निभाए गए कर्तव्यों का ब्यौरा चाहिए, तो वह
राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा सरकार से या उस संस्था से या उस व्यक्ति से या उस पद से सूचना ले सकता है। इस आरटीआई के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक और आपका ऐसा ही अधिकार था जिसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। हालांकि बाद में यह मौलिक अधिकार बन गया, लेकिन एक कानून के द्वारा ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, कानून बनाकर। यह आपका होगा विधिक अधिकार। अब बात करते हैं संवैधानिक अधिकारों की। ऐसे अधिकार जो देश की सर्वोच्च पुस्तक, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में लिखित हैं, अर्थात संविधान में लिखित हैं। इनको ताकत कहाँ से मिलती है? सीधे संविधान से। इनको विधिक वालों को ताकत कहाँ मिलती है? कानून के माध्यम से। और कानून कौन बनाता है? आपका संसद। लेकिन संवैधानिक अधिकारों को ताकत कहाँ से मिलती है? संविधान को। और संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। बता चुका हूं मैं आपको, संविधान सभा ने। ठीक, इसका ताकत मिलती है संसद से। संविधान सभा ने एक बार संविधान बना दिया और यह भारत की सबसे ऊंची, सर्वोच्च पुस्तक, किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी और पुस्तक से इम्पोर्टेंट क्या है? संविधान। संविधान से आगे कुछ नहीं है। और उसी संविधान में भाग 3 में यदि कोई अधिकार लिखे गए हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। ये इतने महत्वपूर्ण अधिकार हैं कि यह संविधान में लिखित हर अधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि इन अधिकारों को जरा भी आंच आती है तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बैठा है। यह इसको लागू कराने की जिम्मेदारी भी निभाता है। संवैधानिक अधिकारों के लिए कानून बना है, और यदि इन अधिकारों को कोई दिक्कत होती है तो आप जा सकते हैं कोर्ट्स में या किसी और माध्यम में, लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं। तो आपने सारे अधिकारों का खाका देख लिया। संविधान में कितने प्रकार के अधिकार होंगे, कौन कौन से अधिकार होंगे, किनको ताकत कहाँ से मिलती है, और यह मैंने आपको एक मोटा मोटी चीज़ें बता दी हैं। अब हम इस सबको रफ कर रहे हैं और आगे देखते हैं आपके संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है जो आपके हिसाब से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी नहीं आएंगी तो आप बता देना, मैं दूसरी क्लास ले लूँगा इसके लिए। हालांकि प्रयास मैं यही करता हूँ कि प्रत्येक छात्र को या छात्रा को सारी चीज़ें समझ में आए। कुछ नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो पहली बात इसमें क्या लिखी है कि संविधान वह दस्तावेज है। सिर्फ संविधान का काम यह नहीं है कि सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना बता दी जाए और उनके परस्पर अंतर संबंध, कि उनके बीच में रिलेशंस क्या हैं। सरकार के विभिन्न अंग मतलब कौन कौन से? मैंने आपको बताया था, कानून बनाना अर्थात विधायिका, कानूनों का लागू करना अर्थात कार्यपालिका। एक सेकंड। तीसरा है न्यायपालिका। और भी अन्य संस्थाएं हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। अब संविधान का कार्य सिर्फ इतना नहीं है कि इनकी संरचना बता दी जाए और इनके आपस में संबंध क्या है, कैसे बनते हैं, क्या कैसे कैसे काम करते हैं, नहीं। इसका काम अर्थात संविधान का काम यह भी है कि जो सरकार के अंग हैं और ये सरकार है, इसकी शक्तियों पर अंकुश रखे। और इनकी शक्तियों पर अंकुश रहेगा तभी उस देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, अर्थात स्वतंत्र रहेंगे। और एक प्रजा जितनी स्वतंत्र रहेगी उतनी ही अच्छी प्रजातांत्रिक सरकार बनेगी। ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ एक धर्म का ही सुने, सरकार सिर्फ एक रंग के लोगों की बात सुने, नहीं। सरकार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, नस्ल के लोगों की बात को सुने, और तभी एक प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हो सकता है या स्थापना हो सकती है। तो संविधान इन पर अंकुश भी लगाता है, कॉलर भी पकड़ लेता है इनका, अगर ये कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो। ये करें, कैसे करेंगे, सब कुछ संविधान में लिखा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये करते किसके लिए? इन लोगों के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि राज्य हमेशा चाहता है कि उसकी शक्ति बढ़े, व्यक्ति की शक्ति कम हो। ऐसे में हो क्या? संतुलन हो। तो ये संतुलन कौन स्थापित करता है? संविधान। ठीक है।
और राज्य पर अंकुश लगाकर, क्योंकि राज्य बहुत शक्तिशाली है, राज्य से ज़्यादा ताकत किसी के पास नहीं है, किसी व्यक्ति के पास नहीं, किसी पद के पास नहीं है। राज्य के पास पुलिस है, राज्य के पास सेना है, राज्य के पास डॉक्टर्स हैं, राज्य के पास टीचर्स हैं, राज्य के पास पूरी मशीनरी है, एक व्यक्ति नहीं टकरा सकता उससे। तो ऐसे में संविधान का कार्य क्या है कि उन व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा भी राज्य से करे। तो उसी सुरक्षा का नाम ही तो मौलिक अधिकार है कि नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है कि सरकार या राज्य नागरिकों से यह नहीं छीन सकता, बस बाकी वो कुछ भी कर सकता है लेकिन यह नहीं छीन सकता। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए हैं और उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, साथ ही साथ उस सुरक्षित करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। मैंने आपको यहाँ बताया था, कहाँ गया, मैंने आपको यहाँ बताया था, या अब यहाँ लिख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है मौलिक अधिकारों के लिए, सुरक्षा के लिए। तो न्यायपालिका की भूमिका क्या रहती है। और एक नई चीज़ है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अर्थात डीपीएसपी और एफआर में क्या अंतर है, इसको आप जान चुके हैं या जानेंगे, और इसको अभी आपने नहीं जाना है तो इसको हम चर्चा थोड़ी अगली एक वीडियो में करेंगे, तब आप इसके अंतर को पहचान जाएंगे। ठीक, पहले की तरह फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने से पहले ये जानो कि हमें अधिकारों का महत्व ही क्या है, अधिकारों की आवश्यकता क्या है, क्यों हम इतना अधिकारों को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अब कुछ एक कहानियों में, खासकर 2 उदाहरणों से हम यह बात समझेंगे कि अधिकारों की ज़रूरत या उसका महत्व क्यों है। पहला क्या है कि 1982 की बात है, एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं लीं। जैसे भारत में एशियाई खेल होने थे, मतलब एशिया क्या है, एशिया एक उप महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंटल है, इसमें कई देश आते हैं, पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, और ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो अपना ही है, मालदीव है, और अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, और शायद चीन भी इसमें आता होगा एशिया में। हाँ, चीन भी आता है, दक्षिण एशिया में नहीं आता, वैसे एशिया में आता है। तो इन सब देशों के आपस में जैसे ओलंपिक होता है, इन्होंने एक एशियाई खेल किए। अब इसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड तैयार करने हैं, रोड्स तैयार करने हैं, तो सरकार को कार्य करना था। तो कुछ ठेकेदारों से बोला गया कि ठीक है, स्टेडियम बनने हैं, फ्लाईओवर बनने हैं, आपको ये बनाने हैं। ठेकेदारों ने कहा ठीक है। अब इतने बड़े स्तर पे काम हो रहा है तो ठेकेदारों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों से मजदूरों को बुलाया जो कम पैसों में काम करेंगे, और उनसे भर्ती की मज़दूरों की, और कहा ठीक है आप काम करिए, 1.5-2 साल का काम है, आप काम करिए। लेकिन मज़दूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया, अर्थात काम तो लिया लेकिन मज़दूरों को रहने के लिए सुविधाएं नहीं है, मज़दूरों के लिए खाने की सुविधा नहीं है, मज़दूरों के लिए वेतन इतना कम है कि बेचारे गरीब हैं तो कुछ कर नहीं सकते, तो बहुत बहुत कम वेतन है कि मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं अपने। कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं है, गंदी स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं, ये सब मज़दूरों की स्थिति थी। और सरकार क्या काम करती है कि एक निर्धारित मजदूरी तय करती है कि इससे कम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन्होंने उससे कम भी मजदूरी उनको दी। अब बेरोजगारी इतनी है, करना पड़ा लोगों को काम। ऐसे में कुछ लोगों की नज़र इस बात पे पड़ी कि हाँ, यहाँ तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तब उन्होंने उनकी स्थिति का अध्ययन करके सर्वोच्च न्यायालय, मैंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊंचा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। याचिका बोलते हैं प्रार्थना पत्र, याची बोलते हैं जो प्रार्थना करता है, याचिका दायर की अर्थात प्रार्थना पत्र। और ये बोला गया कि सरकार, वो माय लॉर्ड या कोर्ट, आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जा रही है, अर्थात बेगार कराई जा रही है। बेगार समझते हैं, या फिर बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। बेगार जो गांव पृष्ठभूमि से परिचित होगा वो जानता होगा बेगार क्या होता है। बेगार होता है फ्री में काम कराना, ठीक है, बिना मजदूरी के, या इतनी कम मजदूरी जिससे उसका काम चल ही नहीं सके, बिना मजदूरी के। कहावत भी है, खाली से बेगार भली, खाली कर बैठने से अच्छा है किसी काम फ्री में कर दो। या फिर बंधुआ मजदूरी, उन्हें बांध लिया जाता है। बांधने का मतलब होता है ज़बरदस्ती उन्हें अपने काम कराया जाता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। दिन भर काम करेंगे और वो कहीं भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते, शाम को वो उन्हीं के ही अंडर कंट्रोल रहेंगे। ये बंधुआ मजदूरी होती है
कि वे वापस घर नहीं जा सकते। यह ऐसा था कुछ। और जब बेगार और बंधुआ मजदूरी दोनों दोनों के दोनों संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24, खासकर 23, यह बोलता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। और यह एक प्रकार का शोषण हो रहा था। शोषण बोलते हैं कोई ऐसा काम जो आपको मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाए, वह होता है शोषण। कि आपको उतनी मजदूरी भी नहीं दी जा रही, फिर भी काम कराया जा रहा है। तो ये शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार है अनुच्छेद 23 के तहत, यह है मौलिक अधिकार। और जब शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध आप सीधे जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो वो लोग पहुंच गए उन मजदूरों के फेवर में और बोला कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायपालिका ने तुरंत संज्ञान लिया और सरकार को निर्देश दिया कि इन मजदूरों को काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए, कि इतना वेतन दिलवाओ ठेकेदारों से। अब समझ में आया कि सिर्फ एक अनुच्छेद में ये बात लिखी थी कि शोषण नहीं हो सकता, और उस अनुच्छेद की वजह से कितने हजारों मजदूरों का फायदा हुआ। अब वो चाहे संख्या उनकी 1000 होती या 1 होती, शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी के लिए है। और यह सिर्फ ना सिर्फ ये राज्य के द्वारा शोषण से बचाने की, बल्कि निजी संस्थाओं या निजी व्यक्तियों के द्वारा भी अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उससे बचाने के लिए भी वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समझ में आ गया आपको? अगला कंडीशन, अगली तो बहुत ही एक हृदय विदारक जैसी है स्थिति। मचल लालुंग एक असम का लड़का है, 23 साल का था, और उस पर आरोप लगा कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। अच्छा, पहला प्रश्न ये है, असम कहाँ है? पहला प्रश्न तो यही है, असम कहाँ है? चलिए बताते हैं। अगर मान लो ये भारत है, ठीक है, असम कहाँ है? यहाँ। यह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का एक राज्य है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? इस असम की कैपिटल बताइए क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिए असम की राजधानी। ऐसे ही तैयारी होती है। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा कुछ नहीं पता, ऐसी तैयारी होती है कि आपको चीज़ें पता हो। अब यही पता असम क्या होता है, असम एक राज्य है, ठीक है। चलिए, असम की राजधानी बतानी है हमें। असम का व्यक्ति था, अब उस पर आरोप लगा कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। तो भाई आरोप लगा है तो उसके लिए सुनवाई होगी, कोर्ट पहुंचेगा। लेकिन जब मुकदमों की सुनवाई हो रही तो पता चला कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अर्थात उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो अब नियम ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो क्राइम के लिए उसका मुकदमा चल रहा है, तो यदि वह बीमार है तो ऐसे मुकदमा या चलाया नहीं जा सकता या उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। तो पहले इसको स्वस्थ किया जाएगा, हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो वापस बुलाया जाएगा, तब मुकदमा चलेगा, तब सज़ा मिलेगी उसे। उसे ही भेजा गया लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अस्पताल में, उसे भर्ती कराया गया कैदी के रूप में, और कुछ दिनों में ठीक हो गया। 1967 में हॉस्पिटल वालों ने जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखी कि लालेम स्वस्थ हो चुका है, मुकदमा चला। लेकिन 67 से लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर, और वह फिर से जेल में रहा। ऐसा होता है ना कि जब तक पूरा आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक व्यक्ति जेल में ही रहता है, जुडिशियल कस्टडी में। एक नया शब्द, न्यायिक हिरासत में। एक होता है प्रॉपर हिरासत होती है, एक होता है पुलिस कस्टडी, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। तो ऐसे हम वो जेल में रहेगा लेकिन मुकदमा चल रहा है। ये दो टाइप के कैदी होते हैं, जिन्हें सज़ा मिल चुकी है और जिनका मुकदमा चल रहा है। तो उसे जेल में डाल दिया गया मुकदमा के इंतजार में कि ठीक है अब चलेगा अब चलेगा। 1996 में भी उसी कैदी के रूप में रहा, चिट्ठी भेजी गई लेकिन कहीं भी किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, और लोलिंग न्यायिक हिरासत में बना रहा, जुडिशियल कस्टडी में बना रहा। लेकिन हुआ क्या कि मैंने क्या बताया था, एक संस्था बनी थी NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसकी इस संस्था की नज़र पड़ी उस पर कि भाई तुम किस बात के लिए इतने दिन जेल में हो। उसने कहा हमने कभी ऐसा कुछ किया था और इतने साल हो गए हैं, हम जेल में रह रहे हैं लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो पता चला कि जब वह जेल से बाहर आया 2005 में, तब उसकी उम्र हो चुकी है 77 साल। अर्थात
23 साल पर वो जेल में गया था, 23 साल पर, और लौटा कितने पर? 77 साल पर वो व्यक्ति बाहर रिलीव हुआ। 54 साल उसके जेल में रहे, सिर्फ एक छोटे से अपराध के लिए, या जो भी रहा हो अपराध, 54 साल वह जेल में रहा। किस वजह से? क्योंकि उस पर एक आरोप था, और उस पर आरोप के बाद संस्था ने उसकी सुनी नहीं। अब यह राज्य द्वारा शोषण है किसी व्यक्ति का, है कि भाई उसे सुनवाई का अधिकार नहीं हो पाया, उसे एक ऐसे क्राइम की सज़ा मिली। देखिए, अगर उसे सज़ा 23 साल की उम्र के बाद, 1 साल के बाद ही मिल जाती तो 4 या 5 साल की सज़ा मिल जाती, बाहर आ जाता, लेकिन 54 साल वह रहा। किसकी लापरवाही से? यह न्याय व्यवस्था की लापरवाही से। अब इस 54 साल का जवाब क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो ऐसे में उसका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो उसको जो जीवन का जो अधिकार था या स्वतंत्रता थी, उसका उसे उल्लंघन हो गया। तो ऐसे में हर नागरिक के पास, संविधान में ये लिखा हुआ है कि हर नागरिक के पास अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित, मतलब तुरंत, जैसे ही क्राइम हुआ तुरंत सुनवाई का अधिकार है। लेकिन इस बेचारे लोलुंग के साथ क्या हुआ, लालुंग, इसके साथ क्या हुआ? यह अधिकार इसे नहीं मिल पाया। संविधान तो बन के तैयार हो गया था 1950 में, संविधान में लिखा हुआ भी है ये निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई, लेकिन उस बेचारे के 54 साल तो हो गए। अर्थात संविधान में जो जो लिखा हुआ है, क्या वह व्यवहार में भी है कि नहीं? और यही कारण है, आपकी किताब का नाम क्या है? सिद्धांत, संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। की किताब में लिखा तो है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो चीज़ मिल पा रही है या नहीं? तब ये जो उन्नी है, ये प्रश्न करती है, कहती है अगर लालुंग धनी होता या ताकतवर होता, शक्तिशाली होता, तब क्या होता? तो क्या उसकी सुनवाई हो जाती? या उसकी सुनवाई तब भी नहीं होती? उसके पास पैसा होता तो वह पैसा खर्च करता और अपने लिए एक अच्छा वकील करता। उसके पास ना वकील था ना पैसा था, बेचारा 54 साल तक जेल में रहा। अगर वह धनी और पावरफुल होता तो क्या होता? उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती। तब ही आरोप लगते हैं कि ये जो सिद्धांत है, संविधान बन के तैयार हो गया, क्या प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं। दूसरी बात, यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ जो मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे, ये इंजीनियर होते तो क्या होता? अगर इंजीनियर होते तो क्या वो कम पैसे में काम करते? नहीं करते। क्या उनके अधिकारों का हनन होता? नहीं हो पाता। इसलिए क्या बोला जाता है कि आपके पास शक्ति होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होनी चाहिए? शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आपके पास जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनकी जानकारी नहीं होगी। जानकारी नहीं होगी तब ऐसे में उन अधिकारों का हनन हो सकता है, और आप ही लोलुंग की तरह कोई अन्य व्यक्ति भी इसी प्रकार का शिकार हो सकता है। किसके अभाव में? शिक्षा के अभाव में। इसलिए आपको बोला जाता है कि शिक्षित बनिए और साथ ही साथ नागरिक शास्त्र जरूर पढ़िए। अब ये लोलुंग, लालुंग जो भी रहा हो, नागरिक शास्त्र तो नहीं पता थी इसे, वरना 54 साल बर्बाद नहीं होते इसके। अब समझ में आया कि अधिकार क्यों जरूरी है, और अधिकार के साथ साथ क्या जरूरी है? शिक्षा। तो लिखा है कि इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, उसे न्यायालय में चुनौती मिली, उचित मजदूरी मिली। क्यों? जिसके भी अधिकार थे, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, उनके कारण मजदूरों को न्याय मिल सका। तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार में उन लोगों को, उन मजदूरों को न्याय मिल सका। समझ में आया? तो यह था आपका पार्ट 2, जिसमें आपने देखा कि हमें अधिकार क्यों जरूरी हैं। अब हम देखेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र, कि कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार अन्य देशों में हैं और कौन से भारत में हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में अधिकारों के घोषणा पत्र के साथ। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं, और खुद से पहले मेहनत कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में अपने मोबाइल नंबर को प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।